आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? सपोज करते हैं हमें केमिकल रिएक्शन लेते हैं। सपोज करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सपोज करो कि इन्होंने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। ये आपके क्या है, ए बी और सी कैपिटल वाले जो है ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है। और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ठीक है। लेकिन आगे मैंने बोला, देखो कल मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बोली थी। मैंने बोला था कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में और ऑर्डर में एक फर्क होता है। वो क्या है कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटली रेट जिन पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ये रेट लॉ इक्वेशन के हिसाब से इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर इसकी ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर इसकी बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या होगी, सी होगी। और मैंने बोला कि ये रेट लॉ इक्वेशन है कि रेट जो है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी मैंने लिखा है उसी के ऊपर डिपेंड करे। कोई कम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसमें जो रेट है वो इन्हीं के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ए की कॉन्सेंट्रेशन रेस पावर ए, रेस पावर बी और रेस पावर सी। तो इस केस में जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। सो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक भी नहीं बोल सकते हो, सीधा कोफिशिएंट्स बोलो, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज which are involved in the rate law equation। अगर ये इक्वेशन मेरे पास रेट लॉ इक्वेशन है तो रिएक्टिंग स्पीशीज के पीछे जो भी आपके पास कोफिशिएंट होंगे उन सबका जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। याद रखना कि ऑर्डर जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था एक इक्वेशन थी, आपके पास एक रिएक्शन थी NO2 प्लस F2 gives twice of NO2F। ऐसी एक रिएक्शन मैंने आपको बोली थी। अगर इस केस में मैं बोलूं इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा आपके पास, वो किसकी सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 2 प्लस 1 क्या होगा आपके पास 3 होगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इस रिएक्शन का। लेकिन इसमें मैंने ये भी आपको बोला था कि ये रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, NO2F बनाता है प्लस एक क्लोरीन एटम बनाता है। फिर आपके पास NO2 जो होता है वो एक और क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, NO2F बनाता है, ठीक है। और इस केस में ये जो ऊपर वाला स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब कि यही इसी के ऊपर जो है वो क्या होता है, रेट जो है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है आपके पास 1 + 1 दैट इसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके पास, वो 2 होगा। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर जो है वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में दोनों क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। अब तो ऑर्डर क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो ऑर्डर क्या होता है, the sum of coefficients of the reacting species which are involved in the rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज के कोफिशिएंट होते हैं उन सब का सम जो है वो क्या कहलाता है, वो ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। एक रिएक्शन, ये जो आपके पास किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटली जो है जो भी डाटा आता है उसके हिसाब से जो है वो ऑर्डर दिया जाता है। वो कभी कभी 0 भी हो सकता है, दैट इज रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर जो है वो रेट डिपेंड ही नहीं करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब इसका जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल हम देते हैं डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जब डिकम्पोज होता है तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है 9,2O3 प्लस क्या बनता है 1 टाइम ऑक्सीजन, दैट इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे चूंकि एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जब डिकम्पोज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये वाटर बनाता है प्लस क्या बनाता है, हाफ ऑक्सीजन बनाता है। क्योंकि इसके पीछे भी क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी क्या होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसका जो ऑर्डर होगा आपके पास वो क्या होगा, वो 2 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास H2 + I2 इट गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड 2 टाइम्स।
1 + 1, इसके हाइड्रोजन के पीछे भी 1 है, हाइड्रोजन के पीछे भी 1 है, इसका मतलब 1 + 1 ऑर्डर जो होगा इसके इसमें वो क्या होगा, वो 2 होगा। थर्ड है आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा आपके पास, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, उनको हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके पीछे कोफिशिएंट 2, इसके पीछे कोफिशिएंट 1 है, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये कौन सी होगी आपके पास, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसके बाद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर क्या होता है आपके पास, वो जीरो होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो है रेट डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास की मोस्टली क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, H2 + Cl2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, इसके पीछे जो है H लगा देंगे। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर होती है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इसमें क्या देखा गया है, इसका जो रिएक्शन होता है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर, ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर जो है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन में होता है। ऑर्डर क्या होगा इसमें, कोई भी फ्रैक्शन होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 + Br2 इट गिव ट्वाइस ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन। ये लगता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, दैट इज इसका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। बेसिकली इसमें जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन की कौन सी, या फिर बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन पावर 1 ही होता है, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो पावर क्या होता है, 1/2। सो 1 + 1/2 जो होकर के क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो 3/2 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट रिएक्शंस जिनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, एज फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि रेट और जो रेट कांस्टेंट होता है उनका जो यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने वहां पर जो है लास्ट वाला जो डिफरेंस वो यही लिखाया था कि जो रेट होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर जो है वो क्या है। ठीक है, वो कैसे आता है, अब मैं बता रही हूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। आप जानते हो कि जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, के कॉन्सेंट्रेशन एन। अगर हम इसको पहले लिखें ऐसे लिख सकते हो कि जो रेट होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड पावर एन। ये जो एन होता है इस केस में ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे, यहाँ पे क्या आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट, इसी का हमने यूनिट जो है वो फाइंड आउट करना है। सो जो रेट कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा रेट डिवाइडेड बाय आएगा कॉन्सेंट्रेशन पावर एन। ठीक है, अब ये जो रेट होता है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर और पावर लगा देंगे हम एन। ठीक है, अब यहाँ पे भी मोल पर लीटर, लेकिन इसमें क्या है 1 है, यहाँ पे मोल पर लीटर, लेकिन क्या आएगा, एन आएगा। जब ऊपर जाएगा तो 1 - n आएगा, तो आपके पास क्या आएगा, के जो है वो क्या आएगा आपके पास मोल पर लीटर 1 - n, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और ये जो n है आपका ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब सपोज करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है, तो रेट कांस्टेंट जो होगा अगर आप लिखोगे k = मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1 लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड, एनीथिंग इज इक्वल टू 1 दैट इज आएगा आपके पास पर सेकेंड। तो जो k होता है उसका जो यूनिट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो किसी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, इवन आप जो है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट से ये भी बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है। सपोज करो अगर n की वैल्यू जो है वो 2 होगी, तो उस केस में यहाँ पर क्या ऐड करोगे आप, यहाँ पे आप 2 ऐड करोगे तो 1 - 2 - 1 आएगा, तो आपके पास जो है वो पर मोल आएगा, लीटर आएगा और पर सेकेंड। यहाँ पे 2 वैल्यू लगाओगे तो ये 1 - 2 जो है -1 आ जाएगा, इसके साथ -1, इसका +1 आ जाएगा और ये पर सेकेंड। सपोज करते हैं n की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1,
दैट इज आपके पास जो K होगा वो आपके पास क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए K का जो यूनिट है वो आएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड, और जो जीरो ऑर्डर है उसके लिए क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए क्या आएगा, पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो यूनिट आ रहे हैं किसके, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, आप कुछ भी ऐड करो वहां पे, n की वैल्यू कुछ भी लगा दो, आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिव रिएक्शन जो है उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलरिटी। कभी कभी 3 मार्क्स का आ जाता है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ reacting species participating in the elementary reaction which must collide simultaneously। एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है दो डिफरेंट चीजें होती है, इनमें डिफरेंस भी बताऊंगी क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो कि प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती है वो क्या करती है, वो कोलाइड करती है। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं और तब जाके आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और कोलिजन थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी जो है वो या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, वो 3 हो सकती है। एट अ टाइम खाली 3 ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल मैक्सिमम जो है वो कोलाइड करके जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो 3 तक ही आती है। 4 मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो हम बोल सकते हैं कोलाइड करके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना सकते। सो मॉलिक्यूलरिटी जो है या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। अगर हम डिफरेंस देखें, अगर मैं बोलूं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या फर्क है। अब ऑर्डर तो मैंने बोल दिया कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट बने, उस चीज को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। एक साइड से लिख लो मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की डेफिनेशन जो मैंने बताई, फर्स्ट में जो है आप डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट लॉ इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। That is the sum of coefficients of the reacting species participating in the rate law equation, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, neither be zero nor in fractions। मैं बोल रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करके जो है वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जीरो का मतलब कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, वो कोलाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रैक्शंस का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आधा मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड नहीं करता, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करता है। हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कभी कभार जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ में लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आधा मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना ही वो कभी जीरो हो सकती है और ना ही वो कभी फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो जीरो भी हो सकता है और एक फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो फॉर्मेशन ऑफ HBr है उसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन में होता है। और इवन जो आपका HCl की फॉर्मेशन होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, वहां पर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। बिकॉज ये डिपेंड कर, रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर नहीं कर रहा है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कभी कभी एक्सपेरिमेंटली डाटा ये बता रहा है कि
आधी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाफ या 3/2 जो है अगर आप जो है वो बढ़ा रहे हो तब जाके आपका रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन उस केस में जो है वो ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। लेकिन जब कोलिजन की बात आती है हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आधा मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहा है। मॉलिक्यूल जो है अगर कोलाइड करना है तो वो पूरा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दिस इज थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। मैंने बोला कोई भी रिएक्शन है, सपोज करो मैंने ये बोला ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस ऑफ NO प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन इट गिव्स NO2 2 टाइम्स। मैंने बोला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3 है। सपोज मैंने बोला आपके पास क्या है NO2 प्लस F2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 F। इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो है वो 1 वैल्यू 1 स्टोइचियोमेट्री 1 कोफिशिएंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है आपका रेट। लेकिन इसी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, 2 मॉलिक्यूल इसके, 1 मॉलिक्यूल इसका, इसका मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, वो 3 होगी। इसका मतलब आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है, 2 है या फिर 3 है। सिंपल देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। लेकिन जो आपका ऑर्डर होता है ये क्या होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, अगर ये थ्योरेटिकल होता ऑर्डर तो मैं बोलती कि इसका ऑर्डर जो वो 3 ही होना चाहिए, 2 + 1 = 3। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है, ये सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ये क्या होती है, मल्टी स्टेप में होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है ये। तो उस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑर्डर। इसका मतलब हम किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। उसके बाद अगर मैं मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करूं, जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो हर स्टेप के लिए जो है वो डिटरमाइन होता है। इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी लिख सकते हो, द मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड फॉर ऑल स्टेप्स, ठीक है। सपोज मैंने बोला क्या, मैंने आपको बोला कि यही वाली रिएक्शन लेती हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस F2 इट गिव ट्वाइस ऑफ NO2 F। मैंने बोला कि ये रिएक्शन जो होती है जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन, सो ये जो रिएक्शन होगी ये क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले यही रिएक्शन जो है वो किन किन स्टेप में होती है, सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपके पास NO2F बनाता है प्लस 1 टाइम फ्लोरीन बनाता है एटम। फिर जो दूसरा NO2 मॉलिक्यूल है वो एक फ्लोरीन एटम के साथ फिर से कंबाइन करके क्या बनाएगा, NO2F बनाएगा। इस केस के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप है वो पहला स्टेप है, और पहले स्टेप के ऊपर ही रेट डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर होगा वो इनके सम ऑफ कोफिशिएंट के बराबर होगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 2 है। इसका मतलब जो ऑर्डर होता है इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन वो खाली स्लो स्टेप रिएक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, या फिर उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हर एक स्टेप के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल है। मैं यहाँ पे बोलूँ इस वाले पहली रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, वो 2 के बराबर होगी, 1 + 1 = 2। इसके लिए भी जो मेरी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो 2 के बराबर होगी। इसका मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन में जितने भी स्टेप होते हैं हर इंडिविजुअल स्टेप की हम मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो खाली किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक इस पे बचता है, इसको हम कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, फॉल्स नहीं। ऐसी रिएक्शन जिसका जो ऑर्डर होता है विच सीक्स टू बी सेकेंड ऑर्डर बट इट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम क्या कहते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, एस्टर की हाइड्रेशन है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, CH3 COO CH3 RCOOR', यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस। यहाँ पे लिखिए C2H5, ठीक है। सिंपलेस्ट जो है वो यही वाला है, इसी को लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में इसकी जब हम हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, CH3COH प्लस बनेगा CH3OH।
acid plus alcohol gives ester plus water, whereas ester plus water gives acid plus alcohol. ये आपके पास एसिटिक एसिड है और ये आपके पास जो है वो मेथनॉल है, ठीक है, दिस इज मेथनॉल. अब इस केस में क्या है, मेरे पास एस्टर बना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से मेरे पास एसिड बना और मेरे पास क्या बना, मेरे पास अल्कोहल बना. तो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन लगती है कि ये क्या होगी, ये इस वाटर को मैं इस साइड रखती हूँ क्योंकि ये रिएक्टिंग स्पीशीज में पार्टिसिपेट करता है. तो ऑर्डर होना चाहिए, इसके पीछे भी वन है, इसके पीछे भी वन है, इसका मतलब ऑर्डर जो है वो शुड बी 2. लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है एक्चुअली वो क्या होता है, इसका 1 होता है. दिस रिएक्शन is independent of the concentration of water. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ऐसी रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है इसको एक्सेस में लिया जाता है. ठीक है, तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्सेस में होता है उसके ऊपर जो है वो रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है. इस रिएक्शन में जो रेट होता है वो खाली किसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, CH3COO CH3, दैट इज रेट जो है वो इज इक्वल टू होगा K CH3COO CH3. अब ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर अगर ये एक्सेस में होगा तो इसके ऊपर जो है वो रेट डिपेंड नहीं करेगा. सपोज करते हैं आपके पास क्या है, एग्जांपल लेती हूँ, ये आपने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जो है वो सुना होगा. ठीक है, सपोज करते हैं कि आपके घर में क्या आ गए, मेहमान आ गए, 10 मेहमान आए और आपके पास जो है वो दूध है वो क्या है, वो 1 कप है, चीनी जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है. तो आप क्या करोगे, वो 10 की वो जितनी भी चीनी होगी वो 1 कप दूध में नहीं ना डाल सकते हो, वैसे चाय जो है वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी. वही चीज क्या है आपके पास, आप जो है वो चीनी को जो है वो लिमिट करोगे, जो इतना लिमिट करोगे, डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दूध जो है वो कितना है. इसका मतलब चाय कितनी बनी, प्रोडक्ट कितना बना, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, दूध के ऊपर, ना कि चीनी के ऊपर. वही चीज यहाँ पे भी है, वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, बहुत सारा जो है वो एसिडिक एसिड मेथनॉल बन सकता है, लेकिन यही अगर लिमिटेड में प्रेजेंट है तो जितना इसके साथ जिन्हें रिएक्ट करना है वो कर देगा, बाकी का जो है ये बच जाएगा. इसका मतलब होल जो है किसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है. और चूंकि ये 1 टाइम है इसलिए ये लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं होता बल्कि क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सीडो फर्स्ट ऑर्डर.